हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाइव टू लर्न क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से लाई हूं आपके सामने एक नया नाटक जो कि हमारे सिलेबस से संबंधित है। तो उसको आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका रचना काल 1928 है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित हैं और जो भी नहीं भी संबंधित हैं वो भी रचनाएं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं। ज़्यादा समय न गंवाते हुए स्कंदगुप्त नाटक के का विश्लेषण हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के जब नाटकों की हम बात कर लेते हैं तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो महत्वपूर्ण स्थान है, स्कंदगुप्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। स्कंदगुप्त भी क्या है, उनका एक ऐतिहासिक नाटक है और इसकी जो कथा वस्तु है गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। इसलिए इसका नायक भी स्कंदगुप्त है और इसका शीर्षक भी स्कंदगुप्त ही रखा गया है। तो स्कंदगुप्त का समय 5वीं सदी से माना जाता है और यह वह समय है जब देश शकों और हूणों के हमलों से आक्रांत था। स्कंदगुप्त ने हूणों के हमले से अपने राज्य की रक्षा की, आक्रमणकारियों का जबरदस्त प्रतिशोध किया। जब प्रसाद ने स्कंदगुप्त की रचना की थी तो उस समय क्या था, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी की लड़ाई जारी थी। तो जाहिर सी बात है, प्रसाद के अंदर देशभक्ति की भावना थी और लोगों के अंदर उन्होंने इसी देशभक्ति की भावना का प्रसार करने के लिए और संघर्ष में शामिल होने के लिए, मतलब उन्होंने इस नाटक को लिखा कि वो दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से विदेशियों से लोहा लिया, तो आप लोग भी अब इनसे लड़ सकते हो, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ सकते हो। तो वही चीज़ वहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो ये कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने देशभक्ति की भावना का प्रसार, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष में शामिल किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था देशभक्ति का प्रचार प्रसार करने से। तो ये तभी संभव था, तो कहते हैं, जब लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते। और इसी पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में नरप्रसाद जी लिखते हैं कि हमने इस नाटक की रचनाशीलता पर विचार किया। यानी कि उनका कहना था कि उनका मकसद था इस नाटक को लिखने का कि लोगों को के अंदर, यानी उस अपनी गौरवशाली अतीत को ज्ञान याद दिलाना कि हाँ, हमने विदेशियों से कैसे लोहा लिया और वो अंग्रेजों से लोहा ले सकते थे। तो इसलिए कहते हैं हमने इस नाटक की रचना की। आगे चलते हैं इसकी कथा वस्तु की तरफ। तो नाटक का सारांश क्या है, सारांश की बात कर लेते हैं। तो नाटक के सारांश की तरफ जब हम चलते हैं तो नाटक के प्रथम अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विरोध और सम्राट कुमार गुप्त के विलासपूर्ण जीवन में गुप्त साम्राज्य की शांति और व्यवस्था में अशांति, शांति और व्यवस्था अशांति में बदली स्थिति को बतलाया गया है। यानी कि आंतरिक विरोध दिखाया जाता है गुप्त साम्राज्य में प्रथम अंक में, ठीक है। कुमार गुप्त का जो जीवन था, जो राजा होता है, विलासपूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर रहा होता है और गुप्त साम्राज्य में शांति और व्यवस्था जो होती है अशांति में बदलने लग जाती है, ठीक है। सम्राट की अयोग्यता, वीरसेन की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से क्या था कि गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता था और ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यावर्त के गौरव की रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। और इसी समय क्या हो जाता है, पुरुगुप्त भट्टारक और अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि इतना ही नहीं होता है कि वहाँ पर साम्राज्य के परम शुभ चिंतक जो पृथ्वीसेन होते हैं, महाप्रतिहार होते हैं, दंडनायक होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है, फिर भी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पूरी शक्ति लगा करके वो स्कंदगुप्त क्या है, जुट जाता है। तो दूसरे अंक में क्या देखने को हमको मिलता है, जो दूसरे अंक की कथा वस्तु है उसमें स्कंदगुप्त का जो प्रयत्न लक्ष्य के लिए है, यानी इस दूसरे अंक में स्कंदगुप्त जो प्रयत्न करता है उसमें क्या है, लक्ष्य उसका क्या है, उसमें ग्रह संघर्ष प्रथम विघ्न के रूप में आता है। यानी उस स्कंदगुप्त इस अशांति को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मार्ग में जो ग्रह कलह है जो वो सबसे पहले सामने आती है। इसका पता हमें अनंत देवी और भट्टारक के षड्यंत्रों से चल जाता है और इसी अंक में वे दोनों देवकी की हत्या का भी षड्यंत्र बनाते हैं। और दूसरी समस्या दुश्मनों के क्रूर प्रहार से देश की रक्षा की हो जाती है और उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पहुंचकर अपनी मां की रक्षा करता है और इसके बाद दुश्मनों का सामना करने के लिए वह सैन्य शक्ति संगठित करता है और उसमें 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 क्या होता है, उसको सफलता मिलती है, ठीक है। तो ये दूसरे अंक का कथा वस्तु और उससे क्या हो जाता है, वहां पर स्कंदगुप्त को राज्य की प्राप्ति हो जाती है।
और दूसरे जो दुश्मन होते हैं उसके सम्मुख क्या होते हैं, उनको वो बंदी के रूप में उसको लाया जाता है, यानी बंदी बन जाते हैं। यहाँ पर स्कंदगुप्त सफल हो जाता है। तीसरे अंक में क्या होता है कि प्रपंच बुद्धि भट्टारक और अनंत देवी के षड्यंत्रपूर्ण योजनाओं का सामना फिर स्कंदगुप्त को करना पड़ जाता है, और स्कंदगुप्त और मात्रगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा, पश्चिमी उत्तर सीमा की ओर दुश्मनों का सामना, रण क्षेत्र में भट्टारक का दुश्मनों से मिल जाना, पता चलने के बाद भी उसे क्षमा कर देना, और फिर भी कृतघ्न भट्टारक का स्कंद के साथ विश्वासघात, स्कंदगुप्त की सेना को कुंभा पार करते समय बांध काटकर विपत्ति में डाल देना, ये सभी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चौथा अंक आता है, चौथे अंक की बात कर लेते हैं। तो स्कंदगुप्त विपरीत परिस्थितियों में निस्सहाय और अकेला दिखाया गया है। उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है, जीवन के दूसरे साधन जो होते हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं, भट्टारक के कारण जो विजया और अनंत देवी में विरोध की स्थिति होती है, सर्वनाग से प्रभावित विजया का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना, देवकी की मृत्यु से भट्टारक को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलना, और संघर्ष से विमुख रहने का संकल्प, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन, विजया का स्कंद से फिर आसक्त होना, स्कंद का देवसेना से आसक्त होना, और हूणों से भयभीत देवसेना को सहायता करना, अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देवसेना के अनुराग के प्रति स्कंदगुप्त को सजग बताया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद पांचवें अंक की कथा आती है। तो पांचवें अंक के प्रारंभ में सैन्य संचालन में जो रथ भट्टारक होता है, वो क्या होता है, अदम्य वीरता और सूझबूझ के कारण विपक्षियों का एक महत्वपूर्ण गढ़ उससे क्या होता है, टूट जाता है, और अनंत देवी और धर्म संघों में क्या होता है, विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी ओर पर्णदत्त के अनुपम सहयोग से स्कंदगुप्त को क्या होता है, धनराशि की उपलब्धि हो जाती है, आर्यावर्त के गौरव की रक्षा होती है, और फिर रण क्षेत्र में पुरुगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त करना, और स्कंद के सारे प्रयत्न सफल होते हुए वहां पर दिखाई देता है, यानी पारिवारिक कलह न हो इसके लिए वो पुरुगुप्त को सिंहासन सौंप देता है। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत परिवेश में अतृप्त पीड़ा से पीड़ित दिखाई पड़ता है इस नाटक में। और क्या होता है, देवसेना के चरणों पर वो अपना सर्वस्व लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना सिर्फ इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाती है क्योंकि उसे उसे मालव राज्य के सम्मान का बड़ा ध्यान था, इसलिए उसको देवसेना नहीं मिल पाती है। अकेला स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है, और स्कंदगुप्त के करुण उच्छ्वास से ही इस नाटक का अंत हो जाता है। तो ये तो थी इसकी कथा वस्तु। अब इसकी बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते थे, ये जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक की कथा वस्तु 5 अंकों में विभक्त है, हमने देखा। प्रथम अंक में 7 दृश्य देखने को मिलते हैं, द्वितीय अंक में 7 दृश्य होते हैं, तृतीय में 6, और चतुर्थ में 6, और पंचम में 6। यानी ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको कि पहले और दूसरे में 7-7, और तीसरे, चौथे और पांचवे में 6-6। ठीक है, तो ये दृश्य होते हैं अगर दृश्य की बात होती है। उसके बाद इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी है, तथा समग्र भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का संदेश भी दिया है। और इस नाटक का कथानक क्या है, यद्यपि जयशंकर प्रसाद जी के अन्य नाटकों के समान ऐतिहासिक ही है, लेकिन संघर्ष और अंतर्द्वंद की अवधारणा पहली बार इसी नाटक में हमको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त इस दृष्टि से प्रसाद जी का एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है कि इसे क्या है, भारतीय और पाश्चात्य नाटक शैलियों का सामंजस्य सर्वाधिक हो सका। यानी इसी नाटक में भारतीय और पाश्चात्य नाटक शैलियों का सामंजस्य देखने को मिलता है। और आलोचकों ने प्रसाद के इस नाटक को अपने अपने दृष्टिकोण से, मतलब क्या क्या आलोचकों ने इसके लिए लिखा, तो वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण ये कथन है, दशरथ ओझा जी लिखते हैं, स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विन्यास में प्रसाद की प्रतिभा सजीव हो उठी है। उनकी नाट्य कला ने अपने अपूर्व कौशल दिखाया है। इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्य कलाओं का सहज समन्वय देखने को मिलता है। ये कथन दशरथ ओझा जी का है स्कंदगुप्त के संदर्भ में। नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं इस संबंध में कि चरित्र निर्माण में मानव स्वभाव का सहज और कलात्मक प्रदर्शन हुआ है। स्कंदगुप्त के लिए लिखते हैं नंद दुलारे जी। और प्रसाद के नाटकों की भांति शेक्सपियर के जो नाटकों के भी अंकों की परंपरा 5 मिलती है, यानी शेक्सपियर की परंपरा को लेकर ये चलते दिखाई देते हैं। और इस नाटक में इतिहास प्रसिद्ध स्कंदगुप्त को नायक बनाया गया है। ठीक है, प्रसाद के नाटकों के संबंध में कहा जाता है कि भले ही उनके नाट्य रचनाओं के कथानक इतिहास के लिए गए हों,
यानी इतिहास के लिए लिखे गए हों, पर वे अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमने अभी इसकी कथा वस्तु के माध्यम से समझने की कोशिश की। ठीक है, आगे चलते हैं इसके प्रमुख पात्रों की तरफ। तो इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। स्कंदगुप्त की बात होती है तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य का युवराज और नायक है। पुरुगुप्त राजकुमार है, इसका शासनकाल 467 से 469 ईस्वी माना जाता है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट होता है, इसके दो पुत्र होते हैं, स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त। ठीक है, गुप्त गोविंद गुप्त होता है कुमारगुप्त का भाई। पर्णदत्त मगध का महानायक। चक्रपालित जो होता है पर्णदत्त का पुत्र होता है। और विश्ववर्मा मालव राजवंश का शासक, इसके दो पुत्र होते हैं, बंधुवर्मा और भीमवर्मा। उसके बाद मुदगल एक विदूषक की भूमिका निभाता है। और ये जो विदूषक अर्थ यानी विदूषक का मतलब अगर आप में से कोई ना जानता हो तो जिसका मतलब होता है हंसाने वाला पात्र, यानी जिसको कॉमेडी कार कहते हो आप, वैसे ही हंसाने वाला पात्र होता है विदूषक। मात्रगुप्त एक काव्यकर्ता यानी कालिदास की तरह। ठीक है, ये पात्र थे। अब स्त्री पात्रों की बात कर लेते हैं। स्त्री पात्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। देवकी कुमार गुप्त की बड़ी रानी होती है और स्कंदगुप्त की माता। ठीक है, स्कंदगुप्त की माता का क्या नाम था? देवकी। ठीक है, अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी होती है और पुरुगुप्त की माता होती है। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी होती है। जयमाला जो होती है बंधुवर्मा की पत्नी होती है और मालव की रानी होती है। देवसेना क्या होती है? बंधुवर्मा की बहन है। और विजया मालव के धन कुबेर की कन्या होती है विजया। तो ये नाटक के कुछ पात्र हुए। अब इस नाटक के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इस नाटक के लेखक को लिखने का उद्देश्य क्या था, इस उद्देश्य की तरफ चलते हैं कि लेखक ने इस नाटक को क्यों लिखना चाहा। तो हमने भी पढ़ा कि जिस समय प्रसाद ने इस नाटक की रचना की उस समय देश में गांधी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन चल रहा था और आवश्यकता इस बात की थी कि देश के नवयुवकों में राष्ट्र प्रेम जागृत हो और वे त्याग एवं बलिदान की भावना को लेकर इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान कर सके। तो प्रसाद जी अपने अतीत की गौरव गाथा के माध्यम से प्रसाद जी ने देश की जनता को जागृत करने का प्रयास इस नाटक के माध्यम से किया। यही इनके लिखने का उद्देश्य था। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस नाटक की समीक्षा की तरफ, कुछ बिंदु देख लेते हैं। तो इस नाटक की समीक्षा की बात करते हैं तो इस नाटक की कथा वस्तु का संबंध हमने देखा दो राजवंशों से है, एक गुप्त वंश और दूसरा मालव राजवंश। ठीक है, नाटक का नायक स्कंदगुप्त था। इसका संबंध जो संबंध था गुप्त राजवंश से और नाटक की जो नायिका मालव वंश की राजकुमारी होती है। ठीक है, 5 अंक हैं, हमने सभी अंकों को यहाँ पर समझा। तो ये था हमारा आज का नाटक जो कि हमने स्कंदगुप्त यहाँ पर पढ़ा। तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर आप इसको और इसकी पीडीएफ आपको जो मिलेगी तो जो भी पॉइंट और भी हैं वो आप पीडीएफ से पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अपने एक महत्वपूर्ण नाटक को लेकर के ऐसे ही, और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।